हो गया। पहले ये क्लास 9 to 10 होती थी, अब ये वाली जो क्लास है वो 9:30 to 10:30 होगी। नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है, सेंडिंग ऑल माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन। तो बढ़िया चैप्टर है, अपना सिंपल चैप्टर है, हमारी पेस अच्छी चल रही है, अच्छे से समझ लो। आज की क्लास में थोड़ा एम ज्यादा है हमारा, मतलब यही सारे टॉपिक्स अब हमारे इस चैप्टर में मेजरली बचे भी हैं जो आज की क्लास में हमें कवर करने हैं। तो एक बार आप देख लो कि ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्विकली गॉस लॉ का रिकैप कर लेंगे, थोड़े से उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। आप लोग भी सॉल्व करने में हेल्प करना, मैं भी एक बार जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ होती हैं ढेर सारी, पॉइंट चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से, हॉलो कंडक्टिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, इनफाइनाइट शीट हो उसकी वजह से क्या एक्सप्रेशन आता है, और स्फीयर्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या एक्सप्रेशन आता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस हमें गॉस लॉ में पढ़नी है। कुछ ये तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, सारी एनसीईआरटी में आप लोगों को नहीं मिलती। सो अगेन प्लीज मेरा बिटली लिंक आप लोग सब देखो, आप लोगों का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो वहां पे मैं नोट्स नहीं भेज सकती। बिटली लिंक पे मैं आपकी जो भी बैच है उसकी सारी रिकॉर्डिंग और सारे नोट्स वहीं पे अपलोड करती हूँ। ठीक है बेटा, किसी के पास अगर बिटली लिंक नहीं है तो वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी मैसेजेस पे बाद में, क्लास के एंड में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वी सॉ दैट फ्लक्स अगर क्लोज सरफेस होती है हमारे पास तो फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट डी ए, है ना। ई डॉट डी ए के बराबर हमारे पास फ्लक्स आता है, और इसकी वैल्यू हमने गॉस लॉ के सिचुएशन में देखी थी। जितना चार्ज अंदर है उसके हिसाब से हमारे पास क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। तो बेसिकली अगर मेरे पास कुछ भी ऐसे रैंडम एक सरफेस है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी रैंडम सरफेस होती है जिसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है हमारे, फॉर एग्जांपल ये चार्जेस मेरे पास प्रेजेंट है Q1, Q2 और Q3 है मेरे पास इस सरफेस के अंदर, Q4 और Q5 हमारे बाहर है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में यही चीज पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका सब चार्जेस की वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल चार्जेस, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका, जो आपका इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा, दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ Q1, Q2 एंड Q3, जो मेरे चार्जेस इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है बच्चों, अब इसके हिसाब से हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और हम लोगों ने देखा था कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे पास कोई क्यूब है, अगर हमारे पास कोई क्यूब है और एक चार्ज को आपने प्लेस कर दिया है उसके किसी एक कॉर्नर पे, तो उस क्यूब के थ्रू आपका कितना चार्ज निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली अपनी एनसीईआरटी में भी देखा होगा, और बहुत ही सिंपल है, वेरी गुड। 8/Q नहीं, 8/ε0 नहीं, Q/8/ε0। ठीक है देव बेटा, ये आपका आंसर आएगा। कैसे आता है ये आंसर ये भी समझो। अगर आपके पास एक क्यूब है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कोई क्यूब है, को पे आप लोगों को बोला है एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो रखा हुआ है, तो भाई ये जो पूरा का पूरा चार्ज है ये तो मेरा इस क्यूब में रखा हुआ नहीं है, चार्ज का कुछ थोड़ा सा पार्ट ही इस क्यूब के अंदर है। तो मुझे एक सिमेट्रिक सरफेस इसके आसपास बनानी पड़ेगी ताकि मैं निकाल पाऊं कि हाँ भाई टोटल चार्ज इस क्यूब के थ्रू कितना निकल रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप चाहे ऐसी ऐसी भी बना सकते हो सरफेस, बट इसको बनाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बता नहीं पाओगे कि भाई मेरा जो चार्ज है वो किस फॉर्म में आ रहा है, राइट, कि हमारा जो चार्ज है वो किस फॉर्म में आ रहा है। आप किसी भी तरीके की सरफेस बना सकते हो, बट आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा कितना फ्लक्स उस सिमेट्रिक सरफेस में से निकल रहा है। सिमेट्रिक सरफेस बनाने के लिए हम लोग इसी के ऊपर 8 क्यूब्स स्टैक कर लेंगे, 4 आगे की तरफ, 4 पीछे की तरफ। तो अब इस बड़े क्यूब के थ्रू, अब इस बड़े क्यूब के थ्रू, जो ये बड़ा क्यूब हमारे पास बन रहा है, फ्लक्स कितना निकल रहा है, Q/ε0। ये जो छोटा क्यूब है दैट इज फॉर्मिंग 1/8 ऑफ दिस बड़ा क्यूब। तो ये फ्लक्स जो है थ्रू द छोटा क्यूब, दैट विल बी हाउ मच, Q/8/ε। इस तरीके से सिमेट्री से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाँ देव बेटा, ये 3D फॉर्म में आपको इमेजिन करना है कि कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, उसके आसपास हमने उसको इस तरीके से कर दिया कि जो चार्ज है वो इस बड़े क्यूब के सेंटर पे आ जाए। ठीक है, ताकि हम निकाल पाए कि ये जो हमारे पास गिवन क्यूब था उसके थ्रू मेरा कितना फ्लक्स निकल रहा है। इज दिस क्वेश्चन ओके? सिमिलर क्वेश्चन यू मस्ट हैव सॉल्व्ड इन योर एनसीईआरटी एज वेल। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है कि बॉटम फेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को कंप्लीट कर देती हूँ, तो आप लोगों से पूछा है कि अगर मैंने एक कॉर्नर पे
चार्ज को प्लेस कर दिया तो बॉटम फ्लक्स के थ्रू कितना चार्ज निकलना चाहिए, ये चीज बता दो। तो बेटा इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं गलती बता देती हूँ सबसे पहले कि व्हाट मिस्टेक दे डू, कि उनको पता है कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना निकल रहा है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना निकल रहा है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना निकल रहा है। अभी हमने पिछले केस में देखा था कि पूरे के पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकल रहा है मैम, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो मैम क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर फेस के थ्रू मेरा जो फ्लक्स है वो डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा हर फेस के थ्रू जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से करोगे ना तुम लोग, तो इसी तरीके से करोगे, कहाँ दिमाग लगाना है इस चीज में, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट मैम अभी निकालना है, 6 फेसेस है तो 6 के 6 फेसेस के थ्रू हमारा जो फ्लक्स है वो इक्वली डिवाइड होकर आएगा, राइट। तो तुलसी बेटा ये तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो हमारा आना चाहिए, ये तो हमारा आना चाहिए Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। ये 24 क्यों लिखा आपने, व्हाई डिड यू राइट 24? तो ये 24 लिखने का भी एक रीजन है। 24 लिखने का क्या रीजन है, तुम्हें पता है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा में थीटा आपका 0 हुआ, वैसे ही हमारा जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। तो अब एक 3D क्यूब इमेजिन करो, अब एक इस तरीके से 3 डायमेंशनल क्यूब इमेजिन करो, इसके कॉर्नर पे हमने रख रखा है एक चार्ज, ये चार्ज जो है वो हमने इस कॉर्नर पे रख रखा है। बेटा ये जो चार्ज इस कॉर्नर पे हमने रख रखा है, इस कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज की वजह से 3 सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, एक सरफेस कुछ ऐसे आएगी, ये वाला जो फेस होगा इसके थ्रू मेरा फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो मेरे इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो कॉस थीटा में जैसे ही थीटा 90 डिग्री हुआ, सॉरी, वैसे ही हमारा ये वाला जो फेस है वो आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। वैसे ही ये जो नीचे वाला फेस है, दिस पर्टिकुलर फेस, इसके थ्रू भी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। एंड अगर आप ये जो पीछे वाला फेस है इसको देख सकते हो, ये जो पीछे वाला इस क्यूब के अंदर फेस है, जो ये पीछे वाला फेस है, इस फेस के थ्रू भी आपका फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो थ्रू 3 फेसेस, यहाँ पर 3 फेसेस के थ्रू, थ्रू 3 फेसेस फ्लक्स विल बी 0, थ्रू 3 फेसेस फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। तो इस सिचुएशन में जो आपका आंसर आता है, दैट आंसर इज इक्वल टू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, बच्चों को समझ नहीं आता है कि भाई Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, तो मैंने आप लोगों को बता दिया इस रीजन से आया। इज दिस ओके गाइस? इसको एक और तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो, इसी सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो। कैसे इमेजिन करोगे, अब अगर मेरे पास एक बड़ा क्यूब है, ये जो बड़ा क्यूब बन गया था जिसमें 8 मेरे छोटे क्यूब थे, तो उसके थ्रू हमारा फ्लक्स कितना निकल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बड़े क्यूब में कितने फेसेस हैं, ये जो बड़ा क्यूब हमारा अभी बना है इसके अंदर 6 फेस है। कैन यू गाइस इमेजिन दैट, ये जो बड़ा क्यूब हमारा बना है इसके अंदर 6 फेस है, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस, flux through each face of the big cube will be how much, Q upon 6 epsilon naught. अब each face has 4 squares, each face has 4 squares, तो फ्लक्स थ्रू 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर आपको फ्लक्स निकालना है किसी एक स्क्वायर के थ्रू, तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, वहां से भी आपके पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, यू विल गेट दैट इक्वल टू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट ओनली, क्योंकि 4 यहाँ पर फेसेस है, तो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा। इज दिस ओके गाइस, ये चीज क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है तो अच्छे से करवा दिया है, सही है। चलूं आगे, थोड़े से एक्टिव हो जाओ यार चैट बॉक्स पे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो तब तक। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तेहरा बेटा क्या डाउट हुआ, क्या डाउट आया बच्चा, रिपीट कर दूं? एक बार देखो ये वाले क्वेश्चन में पहला वाला तरीका समझ लो। मैंने क्या बोला कि आपके पास एक बड़ा क्यूब है, उस बड़े क्यूब के थ्रू आपने निकाला Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हमारा फ्लक्स निकल रहा है ना। अगर एक क्यूब के थ्रू, अगर बड़े वाले क्यूब की हम बात करते हैं, तो इस छोटे वाले क्यूब के थ्रू Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। इसके अंदर 6 फेसेस हैं, तो फ्लक्स हमारा हो गया Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। बट दैट इज नॉट ट्रू। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो चार्ज है ये कॉर्नर पे रखा हुआ है इसके, तो इसकी वजह से 3 फेसेस के थ्रू आपका फ्लक्स ही नहीं निकलेगा।
जो ये 3 फेसेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं उनके थ्रू आपका कुछ फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 3 फेसेस के थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा, बचे हुए 3 फेसेस के थ्रू Q/24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है Q/24 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके तेरा बेटा? ठीक है, वैसे ही आप इसको एक दूसरे तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो इसी सेम क्वेश्चन को, कि अगर मेरे पास ये बड़ा वाला क्यूब है, इसके थ्रू फ्लक्स निकल रहा है Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके सारे के सारे फेसेस देखूं तो इसके सारे के सारे फेसेस में Q/6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा थ्रू ईच फेस, एंड एक स्क्वायर जो ये बॉटम फेस है इसका, दैट इज मेकिंग 4 स्क्वायर्स ऑफ द फेस। 4 ऐसे स्क्वायर इसके फेस में लगे हुए हैं, तो उस कैलकुलेशन से भी जो मेरा फ्लक्स होता है वो Q/24 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो 2 तरीके हैं, सेम चीज को इमेजिन करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, अब एक बार ये वाला दूसरा क्वेश्चन सब बच्चे मेरे को सॉल्व करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन स्टक है, अभी आ गई होगी। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या ही बोले इसको, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो एक तरीके से आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, फ्लक्स की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। फ्लक्स की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो -1 का मतलब है कि लाइंस जो है वो अंदर की साइड पे आ रही है, कुछ ऐसी बात नहीं है। अच्छा रोहित बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 7th चल रहा है, गॉस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स की क्लास चल रही है आप लोगों की। ये आपका 6 आवर का बैच है, ये आपका क्रैश कोर्स की तरह चलेगा थोड़ा सा बच्चों। 9:30 to 10:30 आपकी क्लास होती है। ये क्लास में हम थोड़ा क्विकली चलेंगे, अच्छे से टॉपिक्स जो है वो सारे क्विकली कवर करेंगे। ज्यादा डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा फोकस हम क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, बिल्कुल सही बोला बच्चा। रेडियस यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब 0.1 मीटर। तो सबसे पहला आपको क्या पूछा है कि अगर मैंने इस स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया तो अब कितना फ्लक्स निकलेगा? फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स विल नॉट चेंज। ये हम लोगों ने देखा था पहले भी कि फ्लक्स खाली आपका चार्ज जो एनक्लोज्ड है उस पर डिपेंड करता है, शेप पे, साइज पे, किसी भी चीज पे आपकी सरफेस की डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स। सो दैट इज व्हाई फ्लक्स की वैल्यू आप लोगों की चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब दूसरे केस में आप लोगों को क्या बोला है कि कितना आपका पॉइंट चार्ज इसके अंदर है, तो वो भी आप निकाल सकते हो, और वो कैलकुलेशन का पार्ट है। चार्ज कितना हो जाएगा? फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू आप लोगों के पास है ही -1 into 10⁻³ and you can multiply it by epsilon naught which is 8.854 into 10⁻⁻12 और आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से 10 की पावर तो कटेगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी -8.854 इंटू 10 की पावर -9 आएगी, तो नैनो कूलम हो जाएगा, नैनो कूलम हो जाएगा। अच्छा मेरी स्क्रीन स्टक है बेटा, एक सेकंड में रिफ्रेश करती हूँ। मैं वही सोचू, मैं पूरी कश्मकश में चली जाती हूँ, बच्चे के रिस्पॉन्स नहीं आते, तो पता चल जाता है कि हाँ मैम कुछ गड़बड़ हो गई है। अभी सही है बेटा? अभी सबको विजिबल था? ठीक है, चलूं आगे? हाँ रोहित बेटा, क्लास 12th है। मतलब अब ना सबके सबके बैचेस शुरू हो गए हैं। क्लास 12th का PCM का बैच ये है जो अभी आपका चल रहा है। PCB का बैच अलग शुरू हो गया है आपका। 11th के भी बैचेस शुरू हो गए हैं हमारे, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, सारे के सारे बैचेस चल रहे हैं। जिस बच्चे को जिस बैच में जाना है उसमें आप जा सकते हो। आप लोग तो 12th के अटेंड करो खैर। ठीक है, चलूं आगे? अब चलो अगला टॉपिक जो है हमारा वो जरूरी है। अगला टॉपिक तुम्हारा मेजरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे भी जाते हैं। अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इस गॉस लॉ को अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। अगेन डेरिवेशन पे थोड़ा फोकस कम करेंगे, थोड़ा क्विकली मूव ऑन करेंगे इस टॉपिक में। समझा दूंगी कि डेरिवेशन भी कैसे हो रही है ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है जो तुम्हें समझनी है वो है कि गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है। गॉसियन सरफेस का नाम सब बच्चों ने सुना होगा। ये गॉसियन सरफेस क्या भला है ये बता दो। गॉसियन सरफेस क्या होती है ना? गॉसियन सरफेस सब लोग बोलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा? गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, गॉसियन सरफेस आपकी एक इमेजिनरी सरफेस होती है। गॉसियन सरफेस आप लोगों की एक इमेजिनरी सरफेस होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक पॉइंट चार्ज की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो इसके अराउंड आप एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लोगे। इसके अराउंड आप एक इस तरीके से स्फेरिकल
सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लोगे, जिसके थ्रू आपको पता है कि कितना चार्ज आपका निकल सकता है, और यहाँ पर आप डायरेक्टली फ्लक्स का आप एक्सप्रेशन यूज कर पाओगे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी, आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे निकलता है, डीए की वैल्यू कितनी होती है, उसको इंटीग्रेट करके पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है। सो यूजिंग दैट यू विल बी एबल टू वेरी सिंपली डिटर्मिन कि हाँ भाई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। इसका रेडियस आप लोग मान सकते हो स्मॉल आर के बराबर है। अगर आपको डिस्टेंस पे निकालना है जिसका डिस्टेंस आर है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अभी हम देखेंगे कैसे। वैसे ही अगर आपके पास कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज इस तरीके से कोई पॉजिटिव लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी एट सम पॉइंट विच इज एट आर डिस्टेंस, तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करते हो, एक गॉसियन सरफेस आप इमेजिन कर लोगे इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर यू कैन इमेजिन अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, वेरी गुड। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आप बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, और उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस पॉइंट पे वो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अलग अलग तरीके की गॉसियन सरफेसेस आप इमेजिन करते हो। वो एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, जिसकी वजह से जो हमने ये फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है वो हमारा वैलिड हो जाए, गॉस लॉ जो है वो वैलिड हो जाए। सिमेट्रिक सरफेस हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि सिमेट्रिक सरफेस के लिए आप जो वैल्यूज है वो निकाल पाओगे, रैंडम किसी सरफेस के लिए निकाल नहीं पाओगे। तो अब ऐसे ही एक एक करके सारी की सारी डेरिवेशन भी ब्रीफली देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट चार्ज की बात कर लो। तो पॉइंट चार्ज की बात अगर करते हो, ये सपोज मेरा कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, उसके लिए हम जो सरफेस इमेजिन करते हैं दैट सरफेस इज स्फेरिकल। ठीक है, आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो है वो अपनी इमेजिन करके चलते हो। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करने का क्या मतलब है कि इस तरीके से मेरी ये जो व्हाइट कलर की गॉसियन सरफेस है, स्फीयर के फॉर्म में वो बनी हुई है, स्फीयर के फॉर्म में वो बनी हुई है। ठीक है बेटा, क्यूबिकल इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो आपका ये फ्लक्स होता है ना, ये जो आपका चार्ज है, उस चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दे आर रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। सो इफ यू इमेजिन अ स्फेरिकल सरफेस इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू। क्यूबिकल करोगे तो आंसर निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा, कर सकते हो बट मुश्किल हो जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा आसानी से। अगर आपको एक कोई डिस्टेंस आर है, कोई भी डिस्टेंस आपका आर है, उस पर आपको वैल्यू निकालनी है फील्ड की, तो आप क्यूबिकल सरफेस से इमेजिन करके इजिली नहीं कर पाओगे, ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे आप लोग देख भी सकते हो कि मैंने ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है, दिस गॉसियन सरफेस इज सच दैट at every point electric field, and if I'm taking an area element, they will be at an angle of 0 degree to each other. Can you guys see this? है ना, इस सिचुएशन में जो भी मैंने ये अगर कोई भी पॉइंट में कंसिडर करती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब फ्लक्स को तुम लोग निकालते कैसे हो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा आप लोगों को पता है, हर जगह पे आपका जो कॉस थीटा की वैल्यू है, थीटा आपका 0 आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फ्लक्स की वैल्यू तुम्हारे पास डायरेक्टली आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम बाहर निकाल सकते हो और डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो इसकी कितनी वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेट कर लो एरिया को, इंटीग्रेट कर लो एरिया को, तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो तुम्हें पता है एरिया की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो यू गाइस कैन सी दैट दिस इज द सेम एक्सप्रेशन विच यू गॉट पहले भी। ठीक है, यही सेम एक्सप्रेशन तुम लोगों के पास पहले भी आया है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। इज दिस ओके बच्चा? इसीलिए हम क्यूब इमेजिन नहीं करते क्योंकि क्यूब के लिए जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे जो एरिया एलिमेंट हो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल हो, है ना। क्यूब में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एरिया एलिमेंट होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे। तो वहां पे आप ये जो इंटीग्रेशन हमने करी है वो इतना इजीली कर नहीं पाओ। अगर आप लोग इसका ग्राफ भी बनाते हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। इज दिस पार्ट ओके? ठीक है, अब अगला पार्ट जो है वो तुम्हारा है इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर का। तो एक पतली सी इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है जिसका तुम देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है। तो इसको हमने इनक्लोज करने के लिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करी है। तुम लोग निकाल सकते हो कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज होगा, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसके अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज होगा, जो इसकी लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर आपको किसी भी एरिया में एनक्लोज चार्ज निकालना है तो वो आप कैसे निकालते हो, जो भी उसकी लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अब यहां से अगर आप ई डॉट डी ए निकालने की बात करोगे, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ई डॉट डी ए,
ई डॉट डी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ई डॉट डी आएगा तुम्हारा 3 रीजंस की वजह से। एक आएगा तुम्हारे पास कर्व सरफेस, जो ये सिलेंडर है उसकी कर्व सरफेस है, एक आएगा जो ये टॉप फेस है, और दूसरा आएगा जो बॉटम फेस है, तीसरा आएगा जो बॉटम फेस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तुम इस डायग्राम में भी बड़ा क्लियरली देख सकते हो कि टॉप फेस और बॉटम फेस के लिए कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। टॉप फेस के लिए थीटा आपका 90 डिग्री हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के केस में, और बॉटम फेस के लिए भी 90 डिग्री हो रहा है। कर्व्ड फेस के लिए जो आपका एंगल रहेगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट विल बिकम इक्वल टू 0 डिग्री। So in this situation, you can very simply see that ये जो E dot dA है, this will be only because of the curved surface. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, आपको पता है 2 पाई RL होता है। दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है, जो ये वाला होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर कितना आता है वो। ये टुच्ची टुच्ची डेरिवेशन है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, यही डेरिवेशन तुम्हारी बोर्ड के एग्जाम में आएगी। बोर्ड के एग्जाम में और कुछ नहीं आता, यही सारी चीजें आती हैं छोटी छोटी। आगे हम थोड़ी सी मुश्किल डेरिवेशन भी करेंगे, वो तुम्हारी बोर्ड के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, यही वाली डेरिवेशन एनसीईआरटी में तो 2-3 डेरिवेशन है कुल, इसकी जो सिंपल सिंपल डेरिवेशन होती है एनसीईआरटी में तो वही है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला जो सिचुएशन इमेजिन करना है वो थोड़ा सा पेचीदा सिचुएशन है, उसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना। सिंपल ही है वो भी, कुछ कुछ उसके 3-4 केसेस बनते हैं, 1-2 केस सिंपल है, 1-2 केस थोड़े से मुश्किल है। एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन अटक गई है शायद, हाँ अब आ गई। तो अब केस हम किस चीज का कंसिडर कर रहे हैं, एक हॉलो कंडक्टिंग वायर का। तो कंडक्टिंग वायर हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो, कुछ भी आपके पास अगर कंडक्टर है ना, तो वो कंडक्टर का जो चार्ज होएगा हमेशा उसकी सरफेस पे रिसाइड करता है। एक तो ये चीज याद कर लो कि कंडक्टर का जो चार्ज होएगा वो हमेशा उसकी सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके 2 केसेस बनते हैं। पहला आपका क्या केस है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको वायर के अंदर निकालना है तब क्या होगा। तो बहुत सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि वायर के अंदर आपका कुछ भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। कैन यू गाइस सी दिस कि हमारा जो वायर है हॉलो है ना अंदर से, तो हॉलो कंडक्टिंग वायर है, सारा का सारा जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब आ जाओ बाहर वाले सिचुएशन पे। कैन यू गाइस सी दिस डायग्राम? अब बाहर वाले सिचुएशन में खाली मेरा जो सिलेंडर है वो चेंज हो गया। सो व्हेन r इज ग्रेटर देन r, इफ यू इवैल्यूएट दिस केस, देन अगेन यहाँ पर जो E डॉट dA होगा, अगेन जब इस सिचुएशन में आप E डॉट dA निकालोगे तो वो E डॉट dA में 3 केस बन जाएंगे। एक बनेगा कर्व्ड का, एक बनेगा तुम्हारा टॉप का, और एक बनेगा बॉटम का। ठीक है, अब फिर से तुम लोग ये सेम चीज देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ये नीले से रंग से मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है। तो कर्व्ड के लिए तो थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, टॉप और बॉटम के लिए थीटा की वैल्यू फिर से आपकी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। टॉप के लिए फिर से आपकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी, तो फिर से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, E मल्टीप्लाइड बाय क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्व्ड एरिया, तो 2 पाई RL विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर चार्ज इंक्लोज कितना है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है, ये आपका 2D ऑब्जेक्ट है तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा में मेजर होगी, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है इसकी, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, इसमें 2 पाई कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय L, है ना, जितना आपका रेडियस है उतने में तो आपका चार्ज होएगा, बाहर के एरिया में थोड़ी चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ये 2 पाई L और 2 पाई L वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों सिचुएशन से कट जाएगा, तुम्हारे पास बड़ा ही सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, रो R अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। इज दिस ओके गाइस? इज दिस ऑल्सो ओके? अगेन इफ यू वांट टू सी ऑल दीज, आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन द बेस्ट वे आई कैन टू यू ऑल, ताकि आप लोगों को सारा समझ में आ जाए। इफ यू वांट टू सी दिस इन मोर डिटेल्स प्लीज चेक आउट माय बिटली लिंक, वहां पे इसके और डिटेल में नोट्स भी हैं और डिटेल में सारी की सारी डेरिवेशंस भी हो रखी हैं। ठीक है बेटा, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो यू कैन प्लॉट इट्स ग्राफ एज वेल। आप लोगों ने क्या देखा, इस तरीके के ग्राफ भी कभी कभी आप लोगों से ना पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो हमने अभी ये जो हॉलो कंडक्टिंग वायर है उसके इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू नहीं है, बाहर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा R अपॉन स्मॉल r, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। तो इनिशियली तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, जैसे ही आप पहुंच जाओगे व्हेन you have reached the stage when R is equals to R, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
ठीक है बेटा, और ये डिक्रीजिंग आएगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। बेटा एक बार मैं क्लास के एंड में अपना जो बिटली लिंक है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगी, वरना एक को नोट डाउन कर लो, bit.ly/SAKSHIMAM. Note this down in your notebooks. When you write this on Google, you will be transferred to my Bitly link. There you can access 11th के notes, 12th के notes, अपने 6R के notes, सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग भी, असाइनमेंट्स भी, सब कुछ। ठीक है बेटा, कर लिया ये नोट डाउन, चलूं आगे। ठीक है बेटा, अब आगे देख लो। अब जो आपके केस बनते हैं वो बन जाते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर के। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर में क्या है कि अंदर आपका जो चार्ज आपने दे दिया वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चार्ज इनक्लोज निकालोगे तो वो आपका आएगा रो के टर्म्स में, रो मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम में आपका चार्ज प्रेजेंट है, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर व्हिच विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पर भी वही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका ई डॉट डी ए का जो एक्सप्रेशन आएगा वो खाली कर्व्ड सरफेस की वजह से आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड विच इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका पाई आर एल वगैरह काफी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। फाइनल एक्सप्रेशन आप लोगों के पास क्या बैठता है, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So this is the expression for electric field which you will obtain if you are talking about a point which is inside the solid conductor, solid non-conducting wire. Is this also okay? तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे आपका आर जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलूं बेटा आगे। चलो, यही सेम डेरिवेशन आप अगर आपका जो पॉइंट है वो आउटसाइड है उसके लिए भी कर सकते हो। तो आउटसाइड वाले पॉइंट के केस में भी सेम डेरिवेशन आपकी एप्लीकेबल है। इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा आपका, इनक्लोज चार्ज विल बिकम रो मल्टीप्लाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। अब यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि चार्ज जो होगा वो तुम्हारा खाली इसी पोर्शन के अंदर होएगा ना, जो तुम्हारा चार्ज है वो खाली इसी पोर्शन के अंदर है। तो इसकी जो वॉल्यूम है दैट विल बिकम रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है बच्चा, एक बार ये वाला रिपीट कर देती हूँ। सत्यवान, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है तुम्हारा। एक सेकंड, स्क्रीन अटक गई है मेरी फिर से, पर वापसी जाए तो रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर मेरा जो पॉइंट है वो अंदर है, ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर है इसके अंदर है मेरा पॉइंट, इस सिचुएशन में मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। तो उसके लिए क्या करूंगी, मुझे रो जो है मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो आई हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर राइट हियर। So volume of this Gaussian cylinder will be pi r square L. So I will get the value of Q enclosed as rho into pi r square L. राइट right? अब E डॉट डी ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप फिर से देखोगे कि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो खाली कर्व सरफेस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा इधर, दैट विल बिकम E इंटू टू पाई आर एल। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जब यहाँ पे काटा पीटी करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इज दैट ओके सत्यवान बेटा? ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है बेटा, मेरा नाम भी साक्षी है, तो चलो अभी आपका नाम तो याद रहेगा मेरे को कि साक्षी नाम है बच्ची का। ठीक है, जब सेम सेम नाम होता है तो थोड़ा याद ज्यादा बेटर हो जाता है। अब इस सिचुएशन में भी बच्चा सेम चीज होगी यहाँ पर भी। यहाँ पर भी जब आप ई डॉट डी कैलकुलेट करोगे खाली आपका कर्व सरफेस की वजह से आएगा। इधर आपकी कर्व सरफेस की वैल्यू कितनी है, कर्व सरफेस का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू टू पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई एल, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगेन अगर आप यहाँ से अपनी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ अजीब सी वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब इस वैल्यू में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नाउ इट इज डिक्रीजिंग, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग विद आर। इज दिस पार्ट ऑल्सो ओके गाइज? ठीक है, साक्षी बेटा, तेहरा बेटा, आयुष, तुलसी, बताओ बच्चों सबको क्लियर है? शिवानी, रश्मि, रामानुज, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो।
इसका भी बहुत इजीली तुम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? अब ये आपका आर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब तक मेरा पॉइंट अंदर है, जब तक जो पॉइंट है वो आपका अंदर है, तब तक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेगा, इट विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन 1 बाय आर। तो इस तरीके का ग्राफ जो होता है वो आपका बनता है इन द केस ऑफ अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर। इज दिस ऑल्सो ओके गाइस? ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों। अब अगला केस है तुम्हारा शीट का। तो ये केस भी तुम्हारा एनसीईआरटी में है और ये तुम्हारी सीबीएसई के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको भूलना नहीं है। अब इस केस में तुम लोग देख सकते हो कि हमने एक हमारे पास एक पतली सी थिन इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट है जिसको इस तरीके से हम लोगों ने प्लेस करा है। अब इसके थ्रू अगर आप सरफेस बनाओगे तो वो आपकी सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगी। चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा? चार्ज इनक्लोज्ड खाली इतना होगा जितना ये वाला जो छोटा सा यहाँ पे सर्कल है ना, इसके अंदर कितना चार्ज है वो होगा आपका चार्ज इनक्लोज्ड। बस जो ये जो शीट का छोटा सा सर्कल ये इंटरसेक्ट कर रहा है पार्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय दिस छोटे से सर्कल की वैल्यू विच इज पाई आर स्क्वायर। इज दिस पार्ट ओके? ठीक है, अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो तुम लोग देख सकते हो ये जो ब्लू ब्लू लाइंस हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा यहाँ पर भी ये जो ई डॉट डी ए होगा, ई डॉट डी ए होगा, इसके तीन कंपोनेंट होंगे। इसके तीन कंपोनेंट होंगे। सिलेंडर के केस में तीन तरीके की सरफेस बनती है। जस्ट है, एक सेकंड बच्चा रिफ्रेश कर लूं। ठीक है, अभी विजिबल है बेटा? तो ई डॉट डी ए के तीन कंपोनेंट होंगे। एक हो गया आपका टॉप फेस, एक हो गया आपका बॉटम फेस, एक हो गया आपका बॉटम फेस, और एक हो गया हमारा कर्व्ड, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड एरिया। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है यार? इस सिचुएशन में कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है कि कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा कर्व सरफेस के लिए। तो ये कर्व सरफेस का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। टॉप फेस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और बॉटम फेस के लिए भी 0 डिग्री है। मतलब बॉटम और टॉप की जगह राइट और लेफ्ट फेस लिख लेते हैं बल्कि, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से बनाऊं मैं। तो वी हैव लेफ्ट फेस एंड वी हैव राइट फेस एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। तो जब आप ई डॉट डी ए की वैल्यू निकालोगे वो आपके पास कितनी आ जाएगी? ई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? सिग्मा पाई आर स्क्वायर चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप यहां से सारी काटा पीटी करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बड़ी ही सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू तो आती है ना एनसीईआरटी में भी। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज शीट है, कि जो शीट है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाता हुआ बनाओगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपके पास कोई चार्ज शीट है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे वो इसके टुवर्ड्स आता हुआ बनाओगे, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों? चलूं आगे? ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें सब बच्चे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सवाल है। इस तरीके का एक सवाल तुम्हारा जेई में आया भी था, वो भी तुम्हें करवा दूंगी। अच्छा सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं इस सवाल में। 3 पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है, पूछा है कि भाई ये पॉइंट्स की वजह से बता दो कि क्या होगा, मतलब कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो एक अलग डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक आपको पॉजिटिवली चार्ज शीट गिवन है, लेट मी से दैट इट इज शीट 1, जिसपे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। एक आपको नेगेटिवली चार्ज शीट गिवन है, यही तो आपका एक तरीके से कैपेसिटर भी होता है ना, पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने कैपेसिटर भी, स्कूल में तो पढ़ाई हो, यही तो होता है कैपेसिटर भी। 3 तुम्हें पॉइंट गिवन है, ए बी और सी। तो बहुत इजीली तुम लोग देख सकते हो कि पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, सेकंड वाली शीट की वजह से अट्रैक्शन होएगी। पॉइंट बी पे भी सेकंड वाली शीट की वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अगर मैं जो शीट 1 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा रिपल्सिव भी लगेगा E1, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1। तो तुम लोग बहुत क्लियरली ये चीज देख सकते हो, यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू भी इक्वल होएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So you guys can very easily see that electric field at point A will be 0
electric field at point C will be 0 and electric field at point B will be what? Sigma upon epsilon naught I cap. Is this part okay guys? इस तरीके का क्वेश्चन कर लोगे? वेरी गुड तुलसी बेटा, सही है। कुछ भी नहीं किया भाई, ऐसे तुम्हें कितनी चार दे दूं तब तो निकाल ही दोगे ना कि हर पॉइंट पे क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लो, एक बार ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर दोनों के दोनों इक्वल नहीं है तो कैंसल आउट नहीं होंगे, कैंसल आउट नहीं होंगे। इधर कैंसल आउट नहीं होएगा मामला। कैसे? एक आपको -2 एप्सिलॉन गिवन है, एक आपको एप्सिलॉन गिवन, सॉरी -2 सिग्मा गिवन है, दूसरी आपको सिग्मा गिवन है। अब आपका कैंसिल नहीं होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो ए और सी वाले पॉइंट पे निकालने की कोशिश करो, कितना आएगा। ठीक है, अभी दिख रहा है बेटा? ये ए पॉइंट है। अगर दिख नहीं रहा बच्चा तो एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। तेरा बच्चा, बाकी सब बच्चों को दिख रहा है, विजिबल है मेरी स्क्रीन? E1 कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर E1 कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर E1 कुछ ऐसे होगा। विजिबल नहीं है क्या? लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन इफ इट इज नॉट विजिबल। दिख रहा है बच्चा? मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैंने भी फोन से ज्वाइन कर रखा है, मेरी स्क्रीन विजिबल है। एक सेकंड, कुछ नहीं होगा, लेट मी शेयर इट अगेन। ठीक है बच्चों, अभी सबको विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। हाँ बेटा, वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, मुझे इंटरनेट का इशू लग रहा है ये, और कुछ नहीं लग रहा है। ये स्टकिंग का जो प्रॉब्लम है, ये अनफॉर्चुनेटली दैट इज एन इशू ऑफ द इंटरनेट। ऑल राइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड देन। ये E1 की वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट शीट की वजह से। अब सेकंड शीट की वजह से देखो, सेकंड शीट में क्या करोगे, ये आपका कुछ E2 है, यहाँ पर आपका E2 कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पर आपका E2 कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब ये E1 और E2 की वैल्यू भी लिख सकते हो तुम लोग। E1 की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो अब ए बी और सी पॉइंट पे निकाल लोगे, क्या वैल्यू होगी? E2 बड़ा है तो E2 आपका हर जगह पे लीड करेगा। तो अगर ए पॉइंट पे निकालोगे तो E2 में से E1 को माइनस कर दो, E2 की डायरेक्शन आपकी लीड करेगी, तो यू विल गेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ई बी अगर निकालोगे तब तो दोनों आपके ऐड ही होने हैं, तो व्हेन यू ऐड द टू यू विल गेट 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। एंड अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे आप लोगों की कितनी आ जाएगी बेटा? ट्राई टू फाइंड इट आउट। अगर आप पॉइंट सी पे निकालोगे तो पॉइंट सी पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी? अगेन E2 जो है वो आपका लीड करेगा, E2 में से E1 माइनस कर लो। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी आपकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई क्या। ठीक है प्रेरणा बेटा, अभी विजिबल है बच्चा? ठीक है, वेरी गुड। नोट दिस डाउन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। एक बार एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो तुम्हारा जेई में पूछा गया था, 2019 में ही आया था। फिर अपना आगे चलेंगे अपन लोग। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन जेई 2019। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट द आंसर विल बी। Try to solve this question. Tell me what the answer will be. Which option do you think is correct? All right, very good. थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। कैसे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही? लेट मी से दिस इज शीट 1, दिस इज शीट 2, दिस इज शीट 3। ठीक है, डायग्राम में आप देखो, पहले ऊपर वाली जो शीट है वो फर्स्ट शीट है, नीचे वाली जो शीट है वो सेकंड है, उसके नीचे वाली जो शीट है वो थर्ड शीट है। ठीक है बेटा, तो अगर ये पॉइंट पी पे मैं बात करूं, तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही तो लगेगा।
E1 भी नीचे होएगा, E2 भी नीचे होएगा, E3 भी नीचे होएगा, है ना। ऊपर वाली जो शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी इसको नीचे की डायरेक्शन में रिपेल करेगी। बाकी दोनों नेगेटिवली चार्ज है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको ऐड करना है। अब E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कर लोगे, आगे अब तो आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा, इन तीनों इन चारों को ऐड कर दो, तीन है ना, हाँ तीनों को ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन आपकी क्या है, ये आपको जेड एक्सेस गिवन है, ये जो एक्सेस है ये आपको जेड एक्सेस गिवन है, मतलब माइनस के कैप आएगा, क्योंकि जेड एक्सेस ऊपर की साइड पे गिवन है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, सो दिस मींस दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके के क्वेश्चन भी तुम्हारे जेई में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जेई को सॉल्व करने के लिए मैम बहुत ही ज्यादा मुश्किल मुश्किल बहुत ही गंदे गंदे सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तब भी आप कर सकते हो अपना जो क्वेश्चन है वो। इज इट ओके बच्चों? चलो, तो अब आगे चल लेते हैं। अब ये वाला केस देख लो, ये वाला केस आपकी एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, बुक्स में भी बहुत कम मिलेगा, कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ऑफनली पूछा भी नहीं जाता। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि आपके पास एक थिक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, एज यू गाइस कैन सी दैट पहले हमारे पास एक थिन शीट थी, अब आपके पास एक थिक इनफाइनाइट शीट है जो नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज सारा उसके मस्त अंदर रिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी तुम्हारे दो केसेस बन जाएंगे। ये जो शीट है इसकी लेंथ आपकी 2d के बराबर है, जो रेडियस मैंने जो सिलेंडर लिया है उसकी भी लेंथ आपकी 2r के बराबर है। पहला केस है जब ये जो r है इट इज लेस देन d, तो जिस पॉइंट पे आप लोगों को निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज लेस देन द वैल्यू द थिकनेस ऑफ द शीट। नहीं प्रेरणा बेटा अभी स्टक नहीं है, अगर स्टक हो रहा है तो आपके फिर इंटरनेट में दिक्कत हो रही है बच्चा, ठीक है। अभी द स्क्रीन इज विजिबल, एक बार बाकी बच्चे ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है, ऊपर आर इज लेस देन डी दिखा हुआ लिख रहा है? हाँ, तो प्रेरणा बच्चा आपके भी इंटरनेट में दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम दोनों साइड से हो रही है। तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट विच इज इनसाइड द शीट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट विच इज इनसाइड द शीट। तो अगर आपका जो पॉइंट है वो शीट के अंदर है, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि भाई चार्ज इंक्लोज, सबसे पहले वैल्यू निकाल लो। चार्ज इंक्लोज स्फीयर की वजह से कितना होगा, रो मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज पाई, volume of the sphere is how much, volume of this Gaussian surface is how much? Try to calculate it. Here you have taken the radius as capital R and the length as 2r. So here if you calculate the volume, it will be pi into r square multiplied by 2r, क्योंकि रेडियस जो है वो आपका कैपिटल आर है, 2r जो है वो आपका जो इसका लेंथ है वो है। कुछ नहीं होता अमित बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्राई करा करो, टाइम पे आ जाओ, वरना रिकॉर्डिंग से देख लेना, उससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो चार्ज एनक्लोज की वैल्यू हम लोगों के पास निकल गई। तो अब अगर आप अगेन इफ यू आर कैलकुलेटिंग यूजिंग ई डॉट डी ए, ठीक है बच्चों, को सिलेंडर है, सिलेंडर का वही दिक्कत है कि भाई सिलेंडर की वजह से सारे के सारे एरियाज आपके आएंगे, लेफ्ट वाला एरिया आएगा, राइट वाला एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा। यहाँ पर भी आप लोगों का खाली जो लेफ्ट सरफेस एरिया है और राइट वाला है वही एक्ट करेगा, क्योंकि दे विल बिकम पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर आपके जो एरिया वेक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएंगे इस सिचुएशन में भी और यहाँ पर भी। So when you calculate this, it will be only because of the two areas, which will come out to be E into 2 pi r square. And this must be equals to the charge enclosed divided by epsilon naught. ठीक है, ये थोड़ा समझ में आया कि कैसे कर रहा है। सारी डेरिवेशन जो है तुम्हारी बिल्कुल सेम तरीके से हो रही है, डेरिवेशन में कोई डिफरेंस है नहीं, डेरिवेशन सबकी सब बिल्कुल सेम तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे, ये जो चार्ज है उसकी वैल्यू प्लग इन करके व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कम्स आउट एज रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है आर। चलूं बच्चों आगे? ठीक है अमित बेटा, जो भी आपके पास डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, प्लीज मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं वहां पे आपके सारे डाउट्स और कंसर्न्स जो भी हैं वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा। वहां पे वॉइस नोट की जरूरत होगी तो वॉइस नोट भेज दूंगी, अगर आंसर्स के सोल्यूशंस मिलेंगे तो सोल्यूशंस भेज दूंगी, जो भी दिक्कत है वो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दो बच्चा, ठीक है। अब सेकंड केस क्या बनता है कि तुम्हारा जो पॉइंट है वो शीट के बाहर हो, ठीक है, जो भी तुम्हारा पॉइंट है वो शीट के बाहर हो, सो दैट इज द सेकंड केस।
तो इस सिचुएशन में आर जो होता है वो आपका डी से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ये आपका जो थिकनेस है वो है शीट का, और जो आपका पॉइंट है दैट इज लाइंग आउटसाइड द शीट समवेयर। सो नाउ इन दिस सिचुएशन जो आपका चार्ज एंक्लोज होएगा, क्यू इन की जो वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू आ जाएगी ये वाली, है ना, कि जो मेरा एरिया इस सिलेंडर का इस शीट के अंदर है उसमें कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। सो दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, रो इनटू पाई आर स्क्वायर व्हिच इज द रेडियस मल्टीप्लाइड बाय दिस थिकनेस व्हिच इज इक्वल्स टू 2d। अगेन व्हेन यू कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, तो वो आपके पास खाली लेफ्ट और राइट फेसेस की वजह से आएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ई डॉट 2 पाई आर स्क्वायर। And if you equate it to the charge enclosed upon epsilon naught, you will get your answer as electric field will be rho d upon epsilon naught. तो अगर आप यहाँ पर इस रो की जगह अपना जो आंसर है वो सब्सटीट्यूट कर दो सिग्मा के टर्म्स में, तो आपके पास ये सिग्मा के टर्म्स में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू इज आल्सो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ ऐसे बहुत बड़ा वो नहीं हुआ है, गड़बड़ घोटाला, सिंपल सा आपका फॉर्मूला आया है। ठीक है बेटा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूंगी बच्चा अपना। अमित बेटा एक सेकंड, क्लास के एंड तक आप रुकना, एक बार आई शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर विद यू। ठीक है, मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है वो वैल्यू, वैल्यू बोल रही हूँ, नंबर याद नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है? चलूं आगे बच्चों? यस, वेरी गुड। इफ आई मूव फॉरवर्ड, तो इसका आपको अगर डायग्राम देखना है तो आप डायग्राम भी देख सकते हो। रेडियस है ये, आप मतलब आर इज योर डिस्टेंस बेसिकली, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग, दैट इनिशियली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में ही आएगा क्योंकि आपका जो इनक्लोज चार्ज है वो बढ़ता रहता है, और उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव हो जाती है, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज रो डी अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, बाद में अगर आप बाहर वाला पॉइंट देखते हो, क्योंकि तो बाहर वाले पॉइंट के लिए थिक शीट भी जो होती है वो आपकी एक थिन शीट की तरह ही एक्ट कर रही है। ठीक है बेटा, अंदर वाले जो पॉइंट है उसके लिए मामला अलग चल रहा है, बाहर वाले पॉइंट के लिए इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ थिन इनफाइनाइट शीट। ऑल राइट, शुड आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? चलो, अब जो अगली चीज तुम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है तुम्हें स्फीयर्स के बारे में। तो स्फीयर्स जो होते हैं वो तुम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। पहला है कि तुम्हारे पास एक होता है सॉलिड स्फीयर, और दूसरा होता है हॉलो या हॉलो स्फीयर या शेल, है ना। दूसरा होता है हॉलो स्फीयर या शेल। तो सॉलिड का मतलब क्या है कि स्फीयर के अंदर मस्त माल ऐसे भरा हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर है ऐसे लड्डू की तरह, लड्डू के अंदर ऐसे होती है ना बूंदी भरी हुई होती है, उस तरीके का मामला है। हॉलो स्फीयर हो गया तुम्हारे पास जैसे ये टेनिस बॉल वगैरह आती है उस तरीके से, खोखल है अंदर से, अंदर उसके कुछ नहीं भरा हुआ। तो दो अलग अलग रेडियस होते हैं उसके, ये हो गया आपका थिक शेल, ये हो गया थिक शेल, और थिन शेल हो गया कि अंदर आपके जो दोनों के दोनों रेडियस है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो एक बहुत पतला सा आपके पास शेल है, थिन शेल कहते हैं उसको। ठीक है, एक हो गया हमारे पास थिक शेल और एक हो गया हमारे पास थिन शेल। तो अभी हम थिन शेल के बारे में बात करेंगे, थिक शेल के बारे में बाद में डील करेंगे। दूसरा तरीका एक और होता है स्फीयर्स को क्लासिफाई करने का, जो अभी तुमने काफी सिचुएशन में देखा भी है। क्या होता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हम लोग बोलते हैं, कि एक कोई मटेरियल कंडक्टिंग हो और दूसरा कोई मटेरियल नॉन कंडक्टिंग हो या फिर इंसुलेटर हो, नॉन कंडक्टिंग हो या फिर इंसुलेटर हो, या फिर इंसुलेटर हो। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है, अब कंडक्टिंग स्फीयर को अगर तुम कुछ भी चार्ज दोगे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारा का सारा चार्ज जो है वो तुम्हारी सरफेस पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन बड़ी स्ट्रांग होगी भाई। ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर रिपल्शन बड़ी स्ट्रांग होगी, तो सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस के ऊपर शो हो जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग के केस में क्या डिफरेंस है कि जहां पर तुम चार्ज दोगे चार्ज तुम्हारा वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से तुम चार्ज अपना देते हो उस तरीके से वहीं पे चार्ज जो है वो तुम्हारा रुक जाएगा। इज दिस ऑल्सो ओके गाइस? चार्ज तुमने जहां दिया उस वो अपनी जगह पे ही रुक जाएगा। ठीक है बेटा, नहीं इनसाइड नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज जीरो नहीं होगा, कंडक्टिंग के केस में अंदर जीरो होगा चार्ज। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में बेटा आपका जो चार्ज है वो मूव नहीं कर सकता ना, तो तुमने जहां पर जिसको चार्ज दिया है वो चार्ज वहीं पे रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता पूरी की पूरी सरफेस में। तुमने उसको चार्ज कर दिया तो वो जो चार्ज है वो वहीं पे अपनी जगह पे रहेगा। कंडक्टिंग में तो चार्ज आपका मूव कर सकता है। ठीक है, नहीं
कंडक्टिंग में अब आप लोग क्या, मैं मूव तो कर सकता है ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो तब कर रहे हो जब सारा का सारा चार्ज अपने आप को रीअरेंज करके सेटल डाउन हो चुका, अब वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। बट कंडक्टिंग को जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज तो मूव करके बाहर अपने आप को रीअरेंज करके इस तरीके से रीअरेंज कर लेगा कि उसकी जो एनर्जी हो वो सबसे कम हो, और इस सिचुएशन में आपका जो सारा का सारा रिपल्सिव वगैरह फोर्सेज है वो सबसे मिनिमम लगे, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में आप ऐसे सिस्टम पढ़ रहे हो जहां पे आपका जो चार्ज है वो स्टे कर चुका है, जहां पे आपका जो चार्ज है वो मूव नहीं कर रहा, बट मूव तो करके अपने आप को रीअरेंज तो कर ही सकता है, ठीक है बेटा। तो ये सब पढ़ते हुए आपके पास चार तरीके के केसेस बनते हैं जिसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो क्या क्या केसेस होते हैं वो समझ लो। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दे सकते हैं क्वेश्चन में, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दे सकते हैं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे सकते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे सकते हैं। सारे के सारे आपके सिमिलर ही होते हैं। क्यों? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर अगर आपके पास है और इस पे मैं चार्ज दे दूं तो आप लोग बताओ क्या होगा? अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को कुछ चार्ज दोगे तो उसकी सरफेस पर रिसाइड कर जाएगा, वो तो ऑब्वियस है मैम, है ना, सरफेस पे रिसाइड करेगा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को भी चार्ज दोगे वो भी सरफेस पे रिसाइड करेगा, ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही है मैम, है ना मैम, ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो सरफेस पे रिसाइड करेगा, ठीक है बेटा। अब अगर आप हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दोगे तो हम चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो वाला जो चार्ज हो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हो वो तो कांस्टेंट ही रहे, तो इस सिचुएशन में भी सरफेस पे कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और फाइनली अगर मेरे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस सिचुएशन में मेरा जो चार्ज होगा वो सरफेस के अंदर आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। तो एक तरीके से ये जो सारे केसेस है ना ये रिड्यूस होकर दो केस बन गए हैं। ये जो तीनों के तीनों केसेस हैं इनके लिए जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जितने भी सारे एक्सप्रेशंस आते हैं सब सेम आते हैं, दीज आर सेम केसेस। तो अगर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी नाम दे रखा हो तो वहां पे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे जो केसेस हैं वो आपके बिल्कुल सेम ही रहते हैं। क्योंकि इस वाले केस में मैंने देखा कि बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है। इज दिस पार्ट ओके गाइस? ठीक है बच्चों, चलो तो अब इसकी डेरिवेशन तो हम लोग कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, तो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और जो शेल्स वगैरह की सारी डेरिवेशंस होती हैं ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। अभी काफी सारे बच्चे ऐसे क्लास छोड़ के भाग भी गए हैं कि मैम लेट हो गया, हम लोग भाग गए हैं। कुछ नहीं होता बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम सॉलिड स्फीयर, शेल और कॉन्सेंट्रिक शेल्स वगैरह के बारे में बात करके ये वाला जो चैप्टर है वो वाइंड अप कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अगला पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट और कैपेसिटर वाला पार्ट शुरू कर देंगे।